हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर चल रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको दो चैनल के लिंक मिलेंगे, एक है क्लास 11-12 का और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश का। अगर वो भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर वो भी कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सो अभी तक जो हो गया मैंने बता दिया आपको। और अब हम करने जा रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन फिर से। ठीक है, टॉप 5 के नाम पे हम टॉप 6 लेकर आते हैं, एक बोनस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और मैंने आपको कहा था कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो मेरी तरफ से 50 से 60 क्वेश्चन हो चुके होंगे और उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मृदा प्रदूषण क्या है, दो मृदा प्रदूषकों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए तो एक बात इंग्लिश वाले याद रखिएगा, ठीक है, कि भैया हमें इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी PDF जो है ना वो टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश में ही जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो हिंदी वालों की है, इसलिए मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मेरे लिए सॉइल इरोजन बोलना कोई टफ नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे हिंदी में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इंग्लिश में नहीं होती है। बट क्या करें, मेजोरिटी जो है वही उसी के पीछे भागते हैं, हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए आया हूँ मैं। ठीक है, फिर भी तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने PDF बना दी है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि सॉइल इरोजन क्या है एंड सॉइल इरोजन करने वाले टू एलिमेंट्स बताइए। ठीक, मृदा प्रदूषण जो होता है वो मिट्टी में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो इसकी गुणवत्ता और उर्वरता को कम करते हैं। ये प्रकृति और मानवीय गतिविधि दोनों का कारण हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं दो प्रदूषक की बात करूं तो पहला है रसायन। रसायन मतलब होता है उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशी जैसे रसायनों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को दूषित करता है। मैं चलो इसको हटाते हैं, हम ऐसी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला तो है केमिकल। ठीक है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जो है ना वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा बर्बाद करती है। फॉर एग्जांपल इतनी सारी फैक्ट्रीज हो चुकी हैं, वो आसपास की मिट्टी का ऐसे गलत तरीके से यूज़ कर रही है, शोषण कर रही है कि जिसके कारण मृदा प्रदूषण देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरा है कचरा। कचरा आज की डेट में हम देख सकते हैं कि औद्योगिक कचरे से लेकर घरेलू कचरा तक, प्लास्टिक से लेकर पन्नी तक, हर चीज़ मिट्टी के अंदर जा रही है और मिट्टी कितनी हानिकारक हो रही है उसके कारण हम खुद नहीं समझ सकते इस चीज़ को। समझ में आ गया। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, शुष्क धुलाई को परिभाषित करें। दो वस्त्रों के नाम लिखिए जिनकी शुष्क धुलाई करनी चाहिए। ठीक है, तो शुष्क धुलाई मतलब होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी के बजाय रासायनिक सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल यह उन वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है जो पानी में सिकुड़ सकते हैं या अपना रंग खो सकते हैं। ठीक है, दो वस्त्रों की बात करूं तो पहला तो रेशमी वस्त्र। ठीक है, रेशमी वस्त्र क्या होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। ठीक है, जो पानी में आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है सूखे साफ किए जाने वाले योग्य वस्त्र। ठीक है, यानी जो सूखे होते हैं ना, हल्के वस्त्र, उनकी बात कर रहा है। और कुछ वस्त्रों पर लेबल होता है जो दर्शाता है कि केवल शुष्क साफ किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो तरह के वस्त्र थे जिसके अंदर आपको शुष्क धुलाई करनी चाहिए, जिसमें पहला है रेशम वस्त्र और दूसरे सूखे साफ किए जाने वाले योग्य वस्त्र। ठीक है, देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, ये PDF इतनी छोटी छोटी है ना क्वेश्चंस की, मैं कह रहा हूँ आपको तो बस पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी बना के तो आप अपने पास से आ ही जाएंगे। क्लियर। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है, डब टेलिंग क्या है, इसका क्या लाभ है। तो डब टेलिंग लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ने का एक तरीका है जिसमें एक टुकड़े में त्रिकोणीय आकार का नोच काटा जाता है और दूसरे टुकड़े में समान आकार का टेनन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, ये ऐसा। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके जुड़ने का तरीका बना होता है। ठीक है, इसमें तो बता नहीं पा रहा बना। ठीक है, आप देख लेना, आपके बुक में भी है ये। ठीक है, तो डब टेलिंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं लेकर आया हूँ। डब टेलिंग का लाभ मैं बताऊँ आपको तो यह एक मजबूत और टिकाऊ जोड़ बनाता है और जो लकड़ी के दाने की दिशा के साथ होता है। ठीक है, अगला है, ये लकड़ी के दो टुकड़ों को एक दूसरे के साथ फ्लश करने में मदद करता है जिसमें एक चिकनी सतह बन जाती है। समझ में आ गया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के 4 विशेष विषयों की सूची बनाइए। ठीक है, तो पहला है पोषण और खाद्य विज्ञान। इसके अंदर भोजन की योजना, तैयारी और पोषण के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा है वस्त्र और कपड़े का विज्ञान। तो कपड़ों के प्रकार, देखभाल और निर्माण के बारे में
शिक्षा प्रदान करता है ये, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पोषण और खाद्य विज्ञान, दूसरा हो गया वस्त्र और कपड़े का विज्ञान, तीसरा हो गया आवास और गृह विज्ञान। यानी कि गृह विज्ञान के 4 विशेष विषयों के बारे में बताना आपको। तो पहला तो पोषण और खाद्य विज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, दूसरा वस्त्र और कपड़े का विज्ञान आपको मिलेगा, तीसरा आवास और गृह प्रबंधन मिलेगा, और चौथा मानव विकास और पारिवारिक जीवन भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो घर के डिजाइन, रख रखाव, सजावट, बाल विकास, स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते कैसे बनाए जाए, ये सारी की सारी आपको गृह विज्ञान के अंदर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के पूछ रहा है गृह विज्ञान आपको क्यों पढ़ना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं या विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन ये था। चलिए तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 5th क्वेश्चन है हमारे सामने, कंपोस्टिंग, कचरा निपटाने का एक तरीका समझाइए। ये तो हिंदी में देखते हैं। कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जैविक कचरे को खाद में बदल दिया जाता है। यह फल और सब्जियों के छिलके, कॉफ़ी के मैदान, चाय पत्ती और सूखी पत्तियों जैसे खाद स्क्रैप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके मैं लाभ की बात बताऊँ ना, तो ये जैविक कचरे को कम करने में मदद करता है जो लैंडफिल में जाता है, ठीक है। यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार करने के लिए खाद प्रदान करता है, ठीक है। और यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करता है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग की एक मैं सिंपल बात बताऊं तो ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर सारा का सारा कचरा जो होता है ना वो कंपोज होता है। कंपोज बोले तो वो दबता है और उसको एक गलत मतलब उसको ना पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए उसके विनाश के लिए ये कंपोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो 6th क्वेश्चन हमारे सामने, धब्बा छुड़ाते समय ध्यान रखने हेतु 4 बातें बताइए, ठीक है। तो पहला तो है धब्बे का पहले पहचान करें, ठीक है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण है कि पहले ये पहचाने कि किस प्रकार का धब्बा है। विभिन्न प्रकार के धब्बों को हटाने के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए तेल या चर्बी के धब्बों को डिटर्जेंट से धोया जाता है, जबकि स्याही के धब्बों के लिए अल्कोहल की आवश्यकता होती है। क्लियर। तो पहले तो धब्बे की पहचान करो, फिर दूसरा है तुरंत उसकी कार्रवाई करें, ठीक है। जितनी जल्दी आप धब्बे को हटाएंगे उतना ही आसान होगा, क्योंकि ताज़ा धब्बे पुराने धब्बों की तुलना में हटाने में आसानी होती है, क्योंकि वे कपड़ों में गहराई से नहीं घुसते, ठीक है। थर्ड है हमारे सामने, सही सफाई एजेंट का उपयोग करें, ठीक है। देखिए तो सही सफाई एजेंट का उपयोग करें, यानी डिटर्जेंट का उपयोग करें, ठीक है। धब्बे के प्रकार के आधार पर आपको सही सफाई के एजेंट का उपयोग करना चाहिए। जैसे डिटर्जेंट में डिटर्जेंट का यूज़ कर लीजिए, एंजाइम क्लीनर का, ब्लीच का, अल्कोहल का। तो ये सब क्या है, ये सफाई एजेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। तो उनका सही तरीके से यूज़ करें। 4th है धीरे से काम करें, ठीक है। कपड़े को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए, ठीक है, आपको धब्बे को रगड़ने या खरोचने से बचे, इसके बजाय एक साफ सफ़ेद कपड़े का उपयोग करके धीरे से धब्बे को दबाएं। क्लियर, समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, कपड़ा फटेगा नहीं और नुकसान नहीं होगा, ठीक है। वरना कुछ लोग होते हैं धब्बे को मिटाने के लिए ना पूरा कपड़ा ही फाड़ देते हैं, ठीक है। धब्बा फिर भी वैसे का वैसे ही रहता है। तो वो कह रहा है कि आपको धब्बे को कपड़े को बचाने के लिए, कपड़े के नुकसान को बचाने के लिए उसको धब्बे को रगड़ना और खरोचना नहीं है, उसके बजाय आप एक साफ सफ़ेद कपड़े का उपयोग करके धीरे धीरे से धब्बे को हटा दें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ अतिरिक्त सुझाव की बात करूँ, यदि आप अनिश्चित है कि किस सफाई एजेंट का उपयोग करना है तो हमेशा एक अदृश्य स्थान पर उसका परीक्षण करें, यानी कि एक ऐसी जगह पर परीक्षण करके पहले देख लीजिएगा कि ये मेरे काम आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा है, यदि धब्बा बड़ा या जिद्दी है तो आप इसे पेशेवर रूप से सफाई करने पर विचार कर सकते हैं, यानी किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा फिर भी मैं उसमें लगा पड़ा हूँ, फाड़ के रखूँगा मगर मैं साफ़ सफाई तो करके दिखाऊँगा, ऐसे वाला नहीं, ठीक है। थर्ड है, हमेशा ठंडे पानी से शुरू करें और यदि आवश्यक हो तो धीरे धीरे गर्म पानी का उपयोग करें। और 4th है, धोने के बाद कपड़े को हवा में सुखाएं या कम गर्मी पर सुखाएं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये अतिरिक्त सुझाव थे, मगर ऊपर वाले 4 पॉइंट लिख देंगे ना तो भी आपके क्या होंगे, पेपर में अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मगर आप लोग करते नहीं हैं, जिसके कारण आपको ये PDF नहीं मिलती और जिसके कारण आप लोगों को लेक्चर समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।